Morning to all of you. As I have promised you yesterday in the class that tomorrow I shall start your time and tense, और सारे बच्चे जो खास करके जैन रोजगार से जुड़े हुए हैं उन सारे बच्चों को मैं बताऊं कि आपका सबसे जो है अहम टॉपिक है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए वो है टाइम एंड टेंस, वॉइस और नरेशन। तो इन तीन टॉपिक को सबसे पहले हम देख लेंगे, उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक का। तो आज से शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस विदाउट वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम इसमें जो है आज शुरू करेंगे। तो आप सारे बच्चे काफ़ी उत्सुक होंगे, है ना, क्योंकि ये टॉपिक तो पढ़ा हुआ भी रहता है और इसके प्रति जो जानकारी है, जागरूकता है, ख़ास करके इसको समझने का और इसके ऊपर जो है काम करने का। तो हम लोग जो है इसे एक एक टॉपिक को बारीकी से देखेंगे, एक एक जो है रूल्स को बारीकी से देखेंगे और इसे समझते हुए जो है इस पे क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस शुरू करने के लिए तो सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बालक टाइम एंड टेंस, तो अब है कि बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई टाइम और टेंस इसका टाइटल क्यों रखे हैं, है ना, वाई देयर इज द टाइटल ऑफ टाइम एंड टेंस, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि भाई टेंस की जो भूमिका है वो टाइम के बगैर अधूरी रहती है ना। फिर भी टाइम ग्रामेटिकल चीज़ है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल थिंग, इट हैज ए कॉन्सेप्ट। इसका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे टाइम को तीन भागों में बांटा गया है और इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट माना गया है। ये कोई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ डिफिनीशन ऑफ टाइम भी अगर मैं आपको बताऊं तो कहता है कि टाइम स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट विच ऑल मैन काइंड इज फेमिलियर। तो टाइम एक वैसा कॉन्सेप्ट है जिससे पूरा मानव जाति जो है परिचित है इस चीज़ से, ठीक है, और यहाँ पे फैमिलियर है। और इस समय को पूरे विश्व में, क्योंकि यूनिवर्सल तब है जब सारे मानव जाति इस चीज़ को मानते हैं, और इसे तीन पार्ट में बांटा गया, पास्ट हो, प्रेजेंट हो और फ्यूचर में, है ना। लेकिन इस चीज़ को लैंग्वेज से जोड़ करके देखना थोड़ा अस्वाभाविक होगा। इट विल बी नॉट स्पॉन्टेनियस टू कनेक्ट टाइम विथ लैंग्वेज। अब है तो लैंग्वेज से नहीं जोड़ेंगे तो किस चीज़ से जोड़ेंगे भाई? तो भाई ये लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि हम जो है समय की बात जब करते हैं तो एक्शन से जोड़ते हैं। वी ऐड टाइम टू एक्शन। तो टेंस कहता है कि द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम। तो भाई क्रिया का वो स्वरूप जो समय को इंडिकेट करता हो, समय के बारे में बताता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। अच्छा, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम एट विच एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑकर्स। यहाँ पर काफ़ी बारीकी से समझने का कोशिश करना, हम बहुत फास्ट लेकर के नहीं चलूँगा, ठीक है, एकदम सावधानी पूर्वक चलना है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्रिया का कोई स्वरूप हो, है ना, जो समय बताता है। क्या बताता है? समय। और साथ ही साथ ये जो समय बताते हुए तीन प्रकार के कार्यों की व्याख्या करता है, ठीक है। अब है कि एक है आपका स्टेट, एक्शन के साथ स्टेट ऑफ बीइंग, ऑकर्स और एग्जिस्ट। तो यहाँ पर भाई एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग है और एग्जिस्टेड है। तो एग्जिस्टेड जो पास्ट में था, ऑकर्स जो प्रेजेंट में होता है और एक्शन नॉर्मली जो हम काम करते हैं। तो इन सारे प्रकार के कार्यों की व्याख्या करने के लिए हम वर्ब का सहयोग लेते हैं और वर्ब जो है अपने कार्य के माध्यम से हमें समय की जानकारी देता है। तो भाई ये जो आप देख रहे हो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, दे आर रिलेटेड टू आवर एक्शन। ये हमारे काम से जुड़े हुए हैं दानिश, ठीक है। अब है कि इसको दूसरे तरीके से अगर टाइम एंड टेंस को कोई कोलैबोरेट करवाए, समन्वय के रूप में देखने को कहे कि सर जो है बताइए कि टाइम एंड टेंस को एक साथ हम कैसे समझा पाएँ, तो भाई टेंस इज डायरेक्टली लिंक टू टाइम। टेंस जो है, टेंस में इन्वॉल्व क्या है बोलो? वर्ब इन्वॉल्व है, एक्शन इन्वॉल्व है। अब है कि जब भी कोई कार्य का संपादन होगा तो संपादन करने में हमें जो खर्च आएगा वो समय खर्च आएगा। आप बताओ, कोई भी कार्य आप करते हो, अभी पढ़ रहे हो, राइट नाउ यू आर रीडिंग, है ना,
आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ, इसमें समय का इन्वॉल्वमेंट है, और समय का इन्वॉल्वमेंट है तभी कार्य का संपादन हो पा रहा है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं क्या है, वर्तमान में कार्य चल रहा है, ठीक है। कहता है कि डायरेक्टली लिंक टू टाइम, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें बताओ कि कौन सा समय है, वर्तमान का समय है, प्रेजेंट का टाइम है, लेकिन कार्य क्या हो रहा है, गति में है, कार्य प्रोग्रेस में है, द एक्शन इज गोइंग ऑन नाउ। तो ये कार्य अभी चल रहा है। कहता है व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस रिलेटिव टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अब है कि जो हम काम कर रहे हैं, काम करने के सापेक्ष में जो है साथ साथ जो है काम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कार्य करने का जो सापेक्षिकता है वो बोलने के समय से जुड़ा हुआ है। द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एक्शन, ये दोनों में भी एक समन्वय होता है कि जिस समय हम बोलते हैं उस समय कार्य हो रहा है, या जिस समय बोलते हैं उस समय कार्य संपादित हो चुका है, या जिस समय हम बोलते हैं उस समय कार्य का संपादन हो चुका है, या आगे भविष्य में होगा, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं, टेंस इज डायरेक्टली लिंक टू टाइम, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हेन एन एक्शन। अब टेंस क्यों पढ़ते हैं, टेंस इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि कार्य किस समय संपादित हुआ है, संपादित होने का टाइम हमें क्या हो पता चले। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन जब कार्य होता है किसके सापेक्ष में होता है, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, रिलेटिव टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इस बात को ध्यान रखो, या जो हम जो काम कर रहे होते हैं लिखने का या पढ़ने के, उसके सापेक्ष में, ठीक है। तो जिस समय हम काफ़ी चैतन्य अवस्था में हैं उसके सापेक्ष में हम देखते हैं कि कोई काम उस समय हो रहा है, उसके पहले हो रहा था, या उसके बाद में होगा। सही बोलो तो जो है आप यहाँ पे वर्ब प्लस टाइम मैंने दिखाया है, क्योंकि कोई भी कार्य का संपादन तभी होगा जब हम वर्ब के साथ जो है समय का उपयोग करेंगे, और जब वर्ब और समय दोनों का समन्वय होता है तब जाकर के टेंस का निर्माण होता है। तो आप पढ़े भी होंगे कि किसी कार्य को करने में लगा समय क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। टेकन टाइम टू परफॉर्म एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो यहाँ पर टाइम, टाइम क्या है बोलो, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखता है जिसको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। टेंस का है बोलो, क्रिया का रूप है जो समय बताता है, क्या बताता है, समय बताता है। और साथ ही साथ किसी घटना का या किसी कार्य का, एक्शन का, या एक्शन के अवस्था का, या वो अवस्था पहले एग्जिस्ट करता था उसकी जो है चर्चा करता है। दूसरा है कि टाइम एंड टेंस की बात करते हो तो टेंस डायरेक्टली किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, टाइम से जुड़ा हुआ है ना। अगर टाइम को हटा दो तो टेंस का निर्माण होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि वर्ब जो है समय से लिंक हो करके क्या करता है बोलो, टेंस का बात करता है। क्योंकि किसी भी कार्य की चर्चा तभी हो पाती है जब उसके साथ जो है कार्य क्या हो बोलो, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही चीज़ों को। अब तो अब है कि खास करके हम लोग का दिमाग में आता है कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से प्राइमरी टेंस जो आपके हैं, जो प्राइमरी टेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसको मुख्य रूप से आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हो। तो वह प्रेजेंट टेंस क्या करता है, इंडिकेट्स एन एक्शन और स्टेट हैपनिंग नाउ और हैबिचुअली। तो प्रेजेंट टेंस कहता है कि कोई भी कार्य जो अभी हो रहा है या हैबिचुअली होता है ना, एन एक्शन और स्टेट हैपनिंग नाउ और हैबिचुअली। तो हैबिचुअल एक्शन हो या अभी हो रहा हो या बोलने के ठीक पहले हुआ हो, तो ऐसे कार्य की व्याख्या करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। कहाँ माना जाता है, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब शिवम आगे देखो, कहता है कि पास्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन स्टेट दैट हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट। वैसा कार्य जो हमारे बोलने की पहले हो चुका हो, जैसे अभी हमारे आने के ठीक पहले कोई पॉलिटी वाले सर आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो उनका पढ़ाने का काम क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो हमारे बोलने का समय को अभी सापेक्षिक समय ले लो, तो इसके पहले वो पॉलिटी के पढ़ाने का कार्य क्या हुआ, समाप्त हो गया। वो कहाँ चला गया बोलो, पास्ट में। क्या कर रहा है बोलो फिर से, इंडिकेट्स एन एक्शन स्टेट दैट हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट। तो वर्तमान के पहले वो कार्य समाप्त हो गया, इसलिए वो पास्ट में चला गया। फ्यूचर जो अभी पढ़ाया जाएगा या जो काम किया जाएगा आने वाले भविष्य में, इंडिकेट्स एन एक्शन और स्टेट दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट मोमेंट। हमारे मान लो कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद जो टीचर आएंगे वो काम कहाँ होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो भाई कार्य करने का जो आपका तरीका है, एक्शन, एक्शन जहां संपादित होता है, अगर प्रेजेंट में संपादित होता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में होगा पास्ट में, और फ्यूचर को इंडिकेट करेगा तो फ्यूचर टेंस में। और बालक टेंस
को हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया, हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस को भी आपने बांटा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बांटा। ठीक है, आप जो है पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस को भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर पर। तो आपके टोटल जो है 12 हो गए भाग, है ना। टेंस के टोटल क्या हो गए 12। प्रेजेंट को भी 4 भागों में आपने बांटा, पास्ट को भी आपने 4 भागों में बांटा और फ्यूचर को भी आपने 4 भागों में बांटा। ये टोटल जो है आपके 12 जो है टेंसेज हैं। ये 12 टेंसेज को हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे इसके सारे रूल्स को। तो आपको जो है टेंस, प्राइमरी टेंस आप समझ में आया कि आप जो है 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और वैसे सारे सिंपल चीज़ें इन लोगों को पता भी होता है, लेकिन चलो तुम्हारी सुविधा के लिए, है ना, ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ठीक है, इसके लिए मैंने बता दिया। लेकिन आगे जो है अब चर्चा जो करूँगा वो मूल रूप से हम यूज पे चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आई शैल डिस्कस मोस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे फोकस करूँगा। अब जो है बातें काफ़ी स्लोली होगी, ठीक है। तो बस सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन लोग अपने अपने तरीके से देते रहते हैं, अपने अपने व्याख्या करते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि जो कार्य वर्तमान में होता है उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। द एक्शन भी टेक्स प्लेस एट द राइट टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या राइट नाउ विच हैपेंस, तो जो अभी होता है। तो बाय ये सब तरीके से हम टेंस को परिभाषित नहीं कर सकते। टेंस को परिभाषित करने के लिए हम उसके जो है लॉजिकल अप्रोच को देखेंगे मिस्टर अक्षय। तो द फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक V1 V5 या वर्ब टू बी, यहाँ ध्यान दो V1 V5 और इज एम आर, ठीक है। यहाँ 2 तरीके के क्रिया का रूप लिया गया है। एक क्रिया का रूप है आपका V1 V5, दूसरा वर्ब टू बी का इज एम आर लिया गया है ना। सबको पता है ना, वर्ब टू बी जो है आपके वर्ब टू बी जिसका अर्थ होता है होना, है ना। इसमें आपके जो है 5 वर्ब्स आते हैं, इज, एम, आ, वाज और व। तो हम बात कर रहे हैं इसमें प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में क्या आ गया, इज एम आर आ गया। ये जो है प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है, प्रेजेंट एक्शन को रेफर करता है ना। और वाज वो आपका पास्ट टाइम के लिए आता है, पास्ट को रेफर करने के लिए आता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब टू बी की जो भूमिका है वो क्या है उसको देखेंगे, V1 V5 की भूमिका को देखेंगे, ठीक है। तो अब है कि ये दोनों करता क्या, ध्यान दो, V1 और V5 जो होते हैं वो क्या करते हैं और इज एम आर जो आपका है वो फंक्शन क्या करता है। अब इसमें बात है कि 2 अन्य तरीके से इसको और कह सकते हो, ए कपल ऑफ थिंग्स यू कैन टेक, कि वैसा वाक्य जो V1 और V5 कंसिस्ट करता हो या कैरी करता हो। ए सेंटेंस विच कैरीज V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट। तो V5 और V1 को रखने वाला भी सिंपल प्रेजेंट में कहलाता है। वैसा वाक्य जिसमें इज एम आर हो और उसके बाद जो है नाउन हो, क्या हो, नाउन हो या एडजेक्टिव हो, ठीक है। तो वो वाक्य भी जो है आपका सिंपल प्रेजेंट में कहलाएगा, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो मैंने लिया V1 और V5 जो लिया है ना, सब्जेक्ट के साथ, ये जो कार्य करता है उसे स्टेट ऑफ एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, स्टेट ऑफ एक्शन या स्टैटिक एक्शन, ठीक है, स्टैटिक एक्शन कहते हैं। तो अस्थायी कार्य, तो स्टेट ऑफ एक्शन की व्याख्या करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, या ऐसा ही कह सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेट ऑफ एक्शन या स्टैटिक एक्शन की व्याख्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पर V1 और V5 स्टैटिक अस्थायी कार्य, जैसे अमर लिव्स इन इंडिया, तो अमर कहाँ रहता है बोलो, भारत में रहता है। तो इसका रहने का कार्य जो है यहाँ पे प्रोग्रेसिव तो है नहीं। किसी को अगर आपने बता दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, तो लोग समझ जाता है कि ये व्यक्ति दिल्ली में रहता है, मतलब वो अस्थायी इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ आपने लिव्स जो लिया वो क्या है बोलो, V5 है। वी लव म्यूजिक, हम लोग संगीत से प्यार करते हैं, तो ये भी क्या है बोलो, अस्थाई, स्टैटिक एक्शन है। दे नो ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से परिचित हैं, तो ये भी क्या है बोलो, स्टैटिक एक्शन है। तो अब है कि छोटा सा एग्जाम्पल दे करके आपने देखा,
इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस को फिर से डिफाइन करो तो कहता है कि व्हेन V1 और V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टैटिक एक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपल प्रेजेंट। दूसरा और तरीका लो, व्हेन वर्ब टू बी इज एम आर यूज टू डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग, अ स्टेट ऑफ बीइंग, क्या कह रहा है बोलो, अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो बीइंग का अर्थ क्या होता है, होना। स्टेट ऑफ बीइंग का अर्थ क्या हुआ, होने की अवस्था, है ना। या स्टैटिक एग्जिस्टेंस, या किसी चीज के अस्थाई जो है अस्तित्व की बात करता हो, ठीक है, या होने की बात करता हो, तो वैसे अवस्था में हम जो है सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और उसके साथ हम नाउन फ्रेज रखते हैं या एडजेक्टिव रखते हैं, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होती है तो नाउन फ्रेज रखते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एडजेक्टिव रखते हैं। जैसी ज़रूरत होती है वैसे हम शब्दों को रखते हैं। जैसे आपने लिखा ट्रम्प इज एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल आपका क्या है बोलो, एडजेक्टिव है। ट्रम्प इज एबनॉर्मल, तो ट्रम्प जो है नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल का अर्थ क्या होता है बोलो, हु इज मेंटली डिसऑर्डर्ड, जो मानसिक रूप से जो है क्या हो, डिसऑर्डर्ड हो, है ना, सही मानसिक अवस्था में नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रम्प इज एबनॉर्मल में एबनॉर्मल शब्द जो है आपका एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव आपका क्या बता रहा है, किसकी विशेषता बतला रहा है बोलो, ट्रम्प की विशेषता बतला रहा है। यहाँ पर ट्रम्प के बाद आपने वर्ब का जो इस्तेमाल किया इज का, वो क्या है, ट्रम्प के होने का, क्या होने का, एबनॉर्मल होने की बात कर रहा है। अब है ट्रम्प इज एबनॉर्मल जो है ये स्टैटिक एग्जिस्टेंस बता दिया, या आप कह सकते हो कि स्टैटिक बीइंग बता दिया कि किस अवस्था में है, तो पागल है, ठीक है। मोदी इज स्मार्ट एज वेल एज ब्रेव, तो मोदी स्मार्ट भी है साथ ही साथ ब्रेव है। तो मोदी क्या है, व्हाट इज मोदी, तो मोदी के होने का जो भाव है वो बता रहा है कि स्मार्ट भी है साथ ही साथ क्या है, बहादुर है। यहाँ भी जो है आपने लिया एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो लिया बी आर ब्रॉड माइंडेड पीपल, ध्यान से देखना, बी आर ब्रॉड माइंडेड पीपल, तो ब्रॉड माइंडेड के साथ आपने जो इस्तेमाल किया शब्द का वो पीपल का इस्तेमाल किया। ये ब्रॉड माइंडेड पीपल आपका नाउन फ्रेज का काम किया। नाउन फ्रेज जब बनाते हो, नाउन फ्रेज, तो आप ध्यान दो कि नाउन अकेले नहीं होता है ना, नाउन के साथ आप जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करते हो, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब का प्रयोग करते हो, एडवर्ब के बाद भी अगर चाहते हो तो आर्टिकल का प्रयोग करते हो। तो ये सारा वर्ड मिल करके जो है ये आपका नाउन फ्रेज बनाता है। क्या बनाता है, नाउन फ्रेज, ठीक है। तो नाउन फ्रेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या अकेले एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। दे आर जेनरस टूवर्ड्स द पुअर, तो अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो लिया गया दे आर जेनरस, तो जेनरस वे लोग क्या हैं बोलो, जेनरस हैं, किसके प्रति, गरीब लोगों के प्रति उदार हैं। तो यहाँ पर भी वे लोग हैं क्या, व्हाट आर दे आर जेनरस, तो होने का भाव दर्शाता है, ठीक है। जेनरस क्या हुआ, क्वालिटी हुआ, कैसा क्वालिटी हुआ, अस्थाई क्वालिटी हुआ। ब्रेव यहाँ क्या है बोलो, क्वालिटी है, मोदी की कैसी क्वालिटी है, तो अस्थाई क्वालिटी की बात कर रहा है। ट्रम्प के एबनॉर्मल होने की क्वालिटी की बात कर रहा है। तो भाई आप स्टेट ऑफ बीइंग बताता है कि कोई व्यक्ति किस अवस्था में है, कोई व्यक्ति कैसा है, कोई व्यक्ति क्या है ना, ठीक है। तो बीइंग और बिकमिंग जो है अंतर होता है। बीइंग का अर्थ होता है होना, जो अभी हैं, जो देखने के समय हो, ठीक है। बिकमिंग होता है जहाँ चेंज होते रहते हैं, है ना, जैसे ही इज बिकमिंग ओल्ड, ही इज ग्रोइंग ओल्ड, वह क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो बीइंग और बिकमिंग का कॉन्सेप्ट होता है विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अभी तक के सिंपल प्रेजेंट का डिफिनीशन में ही है, तो क्या कहता है कि क्रिया का वो रूप जो है, कौन सा रूप, V1 और V5, या वर्ब टू बी, जो क्या बताता है, स्टैटिक एक्शन बताता है और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिस्क्राइब्स व्हाट, अ स्टैटिक एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्शन जो मैंने V1 V5 से दिखाया ये आपका स्टैटिक एक्शन है, और सेकेंड बी में जो आपने देखा ये स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब होने की अवस्था का बात करता है। लेकिन कुछ बच्चे जो है मुझे बहुत बार सवाल किए
माय डियर स्टूडेंट्स कि सर आप ये बताओ कि हैव हैज किस टेंस में होता है। अगर हैव हैज को के बाद अगर नाउन को रखा जाए तो उसका टेंस क्या होगा। तो मैं बता दूं कि हैव हैज भी जो है पोजीशन बताता है, रखने का भाव बताता है, ठीक है, और वो भी प्रेजेंट स्टेट को बताता है, वर्तमान की अवस्था को बताता है। जैसे आप कहते हो कि मेरे पास अभी सर 10 रुपया पॉकेट में है ना, तो मेरे पास कब है बताओ, अभी है, तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन बताता है, तो भी कहाँ होगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो सिंपल प्रेजेंट इस तरीके से 3 प्रकार के जो है अवस्थाओं की चर्चा करता है। एक है स्टेट ऑफ एक्शन जिसमें आप काम करते हो, एक है स्टेट ऑफ बीइंग जिसमें आपके कुछ होने की अवस्था है ना। होना बहुत तरीके से दर्शाया जाता है। अब कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई मान लो मोटा है, ये तो क्वालिटी में आ गया। अब है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये भी उसका होने की भाव को बताता है, ठीक है। आपका जो नाम है वो भी होने की भाव को बताता है। आप एक विद्यार्थी, ये भी आपके होने का बताता है भाव। अब आपसे कोई पूछता है व्हाट आर यू, आप कहते हो आई एम अ स्टूडेंट। आपसे पूछता है व्हाट आर यू, आप कहते हो आई एम एन IAS ऑफिसर। तो ये भी आपके वर्तमान में आप क्या हो, किस रूप में एग्जिस्ट करते हो, उसके होने के भाव को बताता है। तो समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? ओके तो अब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से 3 प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं। स्टेट ऑफ एक्शन, ठीक है, दूसरा है स्टेट ऑफ बीइंग, तीसरा है स्टेट ऑफ पोजीशन। तो हम अब स्टेट ऑफ पोजीशन की भी बात करते हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन में भी देखेंगे। तो स्टेट ऑफ पोजीशन में आप देखो, इसे हम जो है स्टेट ऑफ पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अवस्था किस चीज़ का, किसी चीज़ के रखने का भाव, स्टेट ऑफ पोजीशन। तो स्टेट ऑफ पोजीशन जो आपका है, इसमें पोजीशन का भाव तभी आता है माय डियर स्टूडेंट्स जब हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद जब हैव हैज लेते हैं, हैव हैज पता है, हैव क्या होता है बोलो, प्लुरल, हैज क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। तो जब भी सब्जेक्ट प्लुरल हो तो क्या लेंगे, हैव, और सिंगुलर हो तो क्या लेंगे, हैज लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देख लो, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज के बाद क्या लिया गया, नाउन। क्या लिया गया, नाउन। हम यहाँ अगर V3 लेते तो ये वाक्य का परिभाषा बदल जाता और ये चला जाता कहाँ बोलो, ये चला जाता प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन हम यहाँ पे क्या रखा है, नाउन रखा है। नाउन इसलिए कि हमको वर्तमान की दशा या अवस्था को या पोजीशन की भाव को दर्शाना है, ठीक है। दे हैव ए गुड नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, है ना, उनको जो है राजनीति का अच्छा ज्ञान है, ठीक है। दे हैव, तो उनके पास अभी भी है, बोलने के समय भी है। मतलब क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन क्यों कहा, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो चीज़ उनके पास उसी रूप में मौजूद होता है ना। अभी आप कहो कि आई है 5 रुपीज़, तो इसका मतलब है कि आपके पास 5 रुपया है। आपने जो बोला वो सत्य है, ठीक है। सी हैज ए फैंटास्टिक आइडिया टू प्रिपेयर हर्बल मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, उसके पास एक जो है काफ़ी उत्तम विचार है हर्बल मेडिसिन तैयार करने का, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर ये नॉलेज है या पार्ट ऑफ आइडिया है, वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, हर्बल मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, जो उनके पास है उसके बारे में आइडिया है। तो ये भी स्टेट ऑफ पोजीशन, प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन को दर्शाता है। तो स्टेट ऑफ पोजीशन भी 3 प्रकार का होता है, जान लो, है ना। प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोजीशन भी होता है, पास्ट स्टेट ऑफ पोजीशन भी होता है, फ्यूचर स्टेट ऑफ पोजीशन होता है। बट वी आर गोइंग टू स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो कार्य की 3 अवस्थाएं हैं, वो कार्य की 3 अवस्थाओं में से आपका मैंने बताया, सबसे पहला स्टैटिक एक्शन, दूसरा क्या बताया, स्टेट ऑफ बीइंग, तीसरा मैं बता रहा हूँ आपका स्टेट ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है हैव हैज का ज़रूरत पड़ती है। दे हैव ए गुड नॉलेज, तो यहाँ भी रखने का भाव है। सी हैज ए फैंटास्टिक आइडिया, ये भी रखने का भाव है। और सुशील हैज ए प्लान, ये भी रखने के, टू स्टार्ट ए स्ट्रीट शो टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग पॉल्यूशन। तो अब है कि इसके पास योजना है कि यह स्ट्रीट शो करेगा ताकि लोगों में जानकारी आए पॉल्यूशन से संबंधित, है ना। अब ये तीनों चीज़ आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको जो है बनाएं, ठीक है। जैसे टेक केयर ऑफ द फेंस एंड द पॉन्ड्स वुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, है ना। तो कहता है कि जो है कि तुम अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ द फेंस एंड द पॉन्ड्स वुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो ये जो है अपना ख्याल खुद रख लेंगे।
वह अब यहाँ पर जो बात है टेक केयर ऑफ द फेंस के बाद जो है एंड द पॉन्ड्स वुड, तो भाई आप यहाँ पे टेक केयर क्या है, वर्तमान की बात कर रहे हैं आप, जिससे आप कर रहे हो टेक केयर ऑफ द फेंस, वो क्या है बोलो, प्रेजेंट जो है स्टेट है बात करने का, वर्तमान की अवस्था है। तो उसका सीक्वेंस देखो एंड से जुड़ा हुआ है। तो पहला पार्ट जो है आप रखे हो टेक केयर जो है सिंपल प्रेजेंट में, तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए था। तो यहाँ जो है सिंपल प्रेजेंट तो है एंड द पॉन्ड्स वुड टेक केयर, तो वुड नहीं लेकर के हम जो है हम यहाँ सिंपल फॉर्म फ्यूचर का रखते हैं। तो बिल आता है बिल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, पॉन्ड्स क्या करेगा, अपना ख्याल खुद रख लेगा। उसी तरीके से आप देख लो अपॉर्चुनिटीज नेवर नॉकिंग ट्वाइस एट एनी मैंस डोर, तो अपॉर्चुनिटी इज नेवर नॉकिंग ट्वाइस, है ना। तो भाई यहाँ पे प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। तो अपॉर्चुनिटी इज नेवर नॉकिंग ट्वाइस एट एनी मैंस डोर, अवसर किसी भी व्यक्ति के दरवाजे पर दोबारा नहीं नॉक करता है। तो ये भाई ये प्रोवर्बियल बात हो गया, यूनिवर्सल बात हो गया। जब प्रोवर्बियल बात होता है तो उसके टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, क्योंकि ये जो सेंस है प्रोवर्ब का वो अस्थायी तौर पे एग्जिस्ट करता है। सेंस डज नॉट चेंज एट एनी टाइम, है ना, खास करके कभी भी प्रोवर्ब के भाव बदलते नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी इज नेवर नॉकिंग ट्वाइस के बजाय हमें क्या लिखना चाहिए था, नेवर नॉक्स लिखना चाहिए, है ना। अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि जो बातें यूनिवर्सल होती है उसमें कोई बात में बदलाव नहीं होता, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, किसी भी सिचुएशन में बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है हम खास करके इस पे जो क्वेश्चन बनाए या बनाने के लिए आपको दिए उसमें मूल रूप से था अस्थायित्व के भाव को पकड़ना। मैं अभी तीनों चीज़ जो सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहा था स्टैटिक एक्शन का बात कर रहा था। किसका बात कर रहा था बोलो, स्टैटिक एक्शन। अब बताओ कि यहाँ पर जो काम है अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस एट एनी मैंस डोर, अपॉर्चुनिटी कभी भी दोबारा किसी व्यक्ति का दरवाज़ा नहीं खटखटाता है, मतलब एक बार खटखटाता है, ठीक है। तो एक ये जो भाव है ये प्रोवर्बियल भाव है। प्रोवर्ब का सेंस जो है कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ नॉकिंग लगा दिया, इज नॉकिंग लगाने के कारण ये स्टेटमेंट जो है आपका स्टैटिक भाव न दे करके प्रोग्रेसिव भाव दिया, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे चीज़ों पे जो है ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है कि आपको टेंस समझना थोड़ा आसान होगा, है ना। अब इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब स्पेशल यूज की बात करते हो, धीरे धीरे कर करके हम देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्पेशल यूज है, सबसे पहले एक छोटा सा यूज आप देखो। स्पेशल यूज है जब सिंपल प्रेजेंट एक्सटर्नल और, तो एक्सटर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है ना। तो बात यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ की कर रहे हो। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो सदैव सब जगह हर एक समय में क्या हो, द एक्शन विच रिमेन्स अनअफेक्टेड फ्रॉम टाइम, वैसा कार्य जो समय के प्रभाव से मुक्त रहता है, वैसे बातों को वैसे कार्यों को यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब बताओ, अब इसमें 1990 में भी जो है ईस्ट में सूर्य उदय होता था पूरब में। आप जो है 200 साल पहले की बात करो तो भी जो है सूर्य पूरब में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ किसको कहते हैं, जो समय के प्रभाव से मुक्त हो, द एक्शन विच इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अब है द सन मूव्स अराउंड द सन, तो ये भी जो है समय, तो वैसा कार्य जो यूनिवर्सल हो तो उसे हम जब भी यूनिवर्सल होगा तो अस्थाई होगा, अस्थाई होगा तो उसे हम जब भी रखेंगे कहाँ रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टैटिक एक्शन की बात करता है। बार बार समझा रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टैटिक एक्शन की बात कर रहा है। यही कारण है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं स्टैटिक होते हैं, और स्टैटिक होने की वजह से उन्हें जो टेंस के अंतर्गत स्थान मिलता है वो सिंपल प्रेजेंट में मिलता है। क्लियर, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है। अब मिल्क इज वाइट है, तो मिल्क का कलर क्या होता है बताओ। अब यहाँ पर राइजेज क्या लिया बताओ, V5 लिया। मूव्स क्या लिया बताओ, V5 लिया। इज क्या लिया बताओ, वर्ब टू बी। क्या लिया, वर्ब टू बी, ठीक है।
अब बालक जो है आप देखें कि यहाँ पर जो है आपने बताया था ये क्या हो गया बताओ, स्टैटिक एक्शन हुआ या नहीं हुआ, हुआ, ये स्टैटिक एक्शन हुआ। और जो है यहाँ पर जो आप ये स्टेटमेंट लिए हो ये क्या बता रहा है बताओ, स्टैटिक एग्जिस्टेंस, क्या बता रहा है बोलो, स्टैटिक एग्जिस्टेंस। क्यों भाई, क्योंकि दूध जब भी एग्जिस्ट करेगा तो किस कलर में एग्जिस्ट करेगा, वाइट कलर में एग्जिस्ट करेगा। तो स्टैटिक एक्शन जो है के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है V1 का और V5 का, और स्टैटिक एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरत पड़ता है आपको इज और एम का और आर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इज एम और आर का। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, द क्वेश्चन विच हैज बीन गिवन टू यू, यू लुक एट द क्वेश्चन राइट नाउ। टीचर टेल्स अ स्टूडेंट दैट वोल्केनिक इरप्शन वाज ए नेचुरल फेनोमिनन। ठीक है, इसको बनाइए आप लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। यू सेंड योर आंसर वेरी फास्ट। टीचर टेल्स अ स्टूडेंट, टीचर कब बात कर रहा है, मैं अभी कब बात कर रहा हूँ, वर्तमान में बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इसका आंसर भेजिए। ठीक है, यू सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेंड द आंसर। ये दोनों स्टेटमेंट का टेंस क्या है बताओ, सिंपल प्रेजेंट। क्या है बोलो, सिंपल प्रेजेंट। तो टीचर टेल्स अ स्टूडेंट दैट वोल्केनिक इरप्शन। अब बताओ वोल्केनिक इरप्शन जो है कैसी घटना है, प्राकृतिक घटना है, नेचुरल इंसिडेंस है। तो नेचुरल इंसिडेंस होने का जो तरीका होता है वो प्रायः जो है समान होता है। अब कहता है कि द वोल्केनिक इरप्शन वाज ए नेचुरल फेनोमिनन, है ना। अब है कि आपका वोल्केनिक इरप्शन जो घटना था वो प्राकृतिक घटना है। इसका मतलब क्या है, अब होगा तो प्राकृतिक घटना नहीं होगी, कि अब भी होगी तो क्या होगी, प्राकृतिक घटना ही रहेगी। ठीक है, तो जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो भी एक तरीके से क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। और अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं तो उनकी व्याख्या के लिए जो टेंस लिया जाना चाहिए माय डियर ब्रदर, वो क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। ओके, तो यहाँ पर जो वाज आपने लिया ये वाज गलत है। आप ये वाज ना लेकर के आपको लेना चाहिए क्या बोलो, इज लेना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, टीचर टेल्स अ स्टूडेंट दैट वोल्केनिक इरप्शन इज अ नेचुरल फेनोमिनन। तो वोल्केनिक इरप्शन क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लिया बोलो, सिंगुलर वर्ब लिया। तो ये भी नेचुरल फेनोमिनन होने की बात करता है ना। ये स्टैटिक एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है। तो वैसे अवस्था में जो है हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस चीज़ का व्याख्या करता है बोलो, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, स्टैटिक होता है। ठीक है, और इसके जो है वाक्य में जब भी हम वर्ब लेंगे तो सिंपल प्रेजेंट को संबोधित करने वाले वर्ब लेंगे, है ना, चाहे वो V1 से हो या V5 से हो या वर्ब टू बी से हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है रूल में बढ़ें। सेकेंड रूल जो है सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग और किस कार्य के लिए करते हैं, थ्योरीज के लिए करते हैं, प्रिंसिपल्स के लिए करते हैं और डिफिनीशन देने के लिए करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दो, लाइट का डिफिनीशन जो है यहाँ है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, है ना। तो प्रकाश जो है क्या करता है बोलो, प्रकाश आपका साउंड से तेज चलता है। ठीक है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो फ्रीज करता है क्या है बोलो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो भाई ये क्या है बताओ, प्रिंसिपल है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्या बोलो, प्रिंसिपल है। अब डिफिनीशन में आओ, ये ट्रायंगल है 3 साइड, तो वैसा जो है भुजा, है ना। तो वैसा आकार जिसकी 3 जो है भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आपका क्या है बोलो, डिफिनीशन है। क्या बोलो, डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन जब देते हो जो कभी बदलता नहीं है तो उसकी व्याख्या सिंपल प्रेजेंट में करते हैं, है ना। अब है सिद्धांत है कि अब है सिद्धांत की बात करते हो तो सिद्धांत भी जो है प्रिंसिपल की जो बात करते हो तो प्रिंसिपल्स की भी व्याख्या हम कहाँ करते हैं बोलो, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, अब है कि क्वेश्चन दिया है इसी पे आधारित, है ना, थ्योरीज, प्रिंसिपल और डिफिनीशन पे आधारित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को आप बनाएं। ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पुष्पेंद्र सिंह सॉल्व। क्या लिखा,
मिसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग ए वुमेन। तो भाई मिसोगाइनिस्ट का डिफिनीशन है, मिसोगाइनिस्ट उसे कहते हैं जो महिला से क्या करता है, घृणा करता है। बट फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स अ वुमन। फिलोगाइनिस्ट उसे कहते हैं जो महिला से प्यार करता है। अब देखो यहाँ फिलोगाइनिस्ट का जब डिफिनीशन दिया तो यहाँ पे इज का प्रयोग किया, मिसोगाइनिस्ट का प्रयोग किया, है ना, मिसोगाइनिस्ट का प्रयोग किया तो यहाँ पे जो है आपका मिसोगाइनिस्ट का प्रयोग किया तो यहाँ पे आप देख लो डिफिनीशन देने में इज हेटिंग का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, हेटिंग का। तो ये इज भी ठीक है, यहाँ हु लव्स भी ठीक है, क्योंकि लव्स किसको मिल रहा है, फिलोगाइनिस्ट को। अब यहाँ पर जो है हेटिंग जो है किसको मिल रहा है, मिसोगाइनिस्ट को मिल रहा है। तो भाई मिसोगाइनिस्ट इज ए पर्सन हु हेट्स अ वुमन। क्या बोलो, हु हेट्स अ वुमन, हेटिंग अ वुमन नहीं, हेट्स अ वुमन। तो भाई जब भी डिफिनीशन दोगे तो डिफिनीशन देने के लिए जो टेंस होगा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में ही हम इसका डिफिनीशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिसोगाइनिस्ट का स्पेलिंग गलत है, मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, इज ए पर्सन, यहाँ इज हेटिंग के जगह पे क्या लिखोगे, हेट्स लिखोगे, है ना, हेट्स। और हेट्स क्यों लिखे, क्योंकि डिफिनीशन दिया जा रहा है मिसोगाइनिस्ट का। तो मिसोगाइनिस्ट हेट्स अ वुमन, मिसोगाइनिस्ट क्या करता है, औरत से घृणा करता है। फिलोगाइनिस्ट क्या करता है, वो औरत से प्यार करता है ना। तो जब भी डिफिनीशन देते हैं हम उस डिफिनीशन में ध्यान रखते हैं कि उसका टेंस क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। अब मान लो जितना भी तुम साइंस में थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, या और भी किसी विषय में थ्योरी पढ़ते हो, सारे थ्योरीज का जो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट होता है। जितना तो सिद्धांत पढ़ते हो भाई, चाहे केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े हो या फिजिक्स के अंतर्गत पढ़े हो, वो सारे सिद्धांत जो है क्या होते हैं, सिद्धांत या डिफिनीशन सारे के सारे क्या होते हैं, बोलो, सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो ये टेंस का प्रयोग जानने का फ़ायदा क्या है कि व्यवहारिक पक्ष में जब आप उस चीज़ों का वर्णन करते हो या डील करते हो तो वैसे अवस्था में आपको टेंस जो है वहाँ पे सहयोग करता है। क्वेश्चन बनाना तो ये नॉर्मल एसएससी की बात हो गई। अब टेंस से जुड़ा हुआ है, अगर वाक्य समझ में अगर आ गया कि डिफिनीशन की बात कर रहा है इसका, तो निश्चित तौर पर सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, क्योंकि डिफिनीशन का जो भाव है वो अस्थायित्व देता है, अस्थाई भाव प्रदान करता है, स्टैटिक सेंस। अगर देखो कोई भी डिफिनीशन अगर अस्थाई भाव नहीं देता तो फिर उसे जो है हम डिफिनीशन नहीं मानते, पहला चीज़ ये है ना। क्योंकि जब तक कोई चीज़ अस्थाई होता नहीं है तब तक हम उसको जो है डिफाइन करते नहीं हैं। जब परिणाम अस्थाई होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी कार्य का, तभी हम उसको डिफाइन करते हैं, है ना। कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जब वो साबित हो जाता है तभी हम करते हैं। तो ऐसे अवस्था में इसके लिए जो टेंस लेना चाहिए वो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट लेना चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट जो है थ्योरीज की भी व्याख्या करता है, सिंपल प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ की भी व्याख्या करता है, प्रिंसिपल्स की भी बात करता है, डिफिनीशन की भी बात करता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट रूल की ओर। अब इसमें जो है बात देख लो, प्रोवर्ब की बात है माय डियर। यहाँ प्रोवर्ब हो या सेइंग हो, जिसको तुम कहावत कहते हो, क्या कहते हो, कहावत। कोटेशन मतलब उद्धरण, किसी व्यक्ति के द्वारा कोट किए गए स्टेटमेंट को हम जब बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं भाई सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो कि जब भी प्रोवर्ब लिखते हैं या प्रोवर्ब व्यक्त करते हैं तो उसका टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है। ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जिसको कोई कार्य करने नहीं आता है वो दोष दे देता है अपने उपकरण का, है ना। नाचे ना आवे आंगन में टेढ़, वन सैलो डज नॉट मेक ए समर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है, दूसरा है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में दिए जलाकर मंदिर में दिए जलाए जाते हैं। तो भाई इस तरीके का जो कहावत है, जो प्रोवर्ब है, वो सारा में टेंस देखो, सारा में आपका V5 है, वाइट्स है, क्वायरल्स है, डज है ना। ये सारा क्या है बोलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है ना। V1 या V5 का प्रयोग आएगा। तो यहाँ पर सारे जो स्टेटमेंट है आपने देखा V5 है ना।
नेक्स्ट आप देख लो, नेचुरल और इनहेरेंट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो अगर जो गुण आपको पहले से मौजूद है, जो आपने एक्वायर नहीं किया है ना, जो गुण आप में जन्म के साथ से जो जन्मजात है, ठीक है, उस गुण की व्याख्या करने के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। यू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब एक बात बताओ, माँ अपने बच्चे से प्यार करती है क्या? तो ये मदर लव्स हर चिल्ड्रन, वो जन्मजात है कि कोई भी माँ अपने बच्चे से क्या करती है? प्यार करती है। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। अब बताओ, सूर्य में कोई जनरेटर तो फिट करते नहीं हम लोग, है ना, आर्टिफिशियल तो जो है उपकरण लगाते नहीं कि हमको सूर्य क्या करता है। तो सूर्य का स्वभाव ही है कि वो जब भी सूर्य उदय होगा, है ना, क्षितिज पे, वेन एवर द सन विल अपीयर ऑन द होराइजन, है ना, इट विल क्या करेगा बोलो? इट विल प्रोवाइड अस लाइट एंड हीट। तो लाइट एंड हीट देना, है ना, प्रकाश देना और उष्मा देना सूर्य का स्वाभाविक गुण है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द सन विच इट प्रोवाइड्स अस। ठीक है, तो भाई आपका इनहेरेंट क्वालिटी किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, किसी चीज़ का हो, तो इनहेरेंट क्वालिटी की व्याख्या करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बात? तो ये सारे रूल्स को अगर एक बार ढंग से डिस्कस भी करते हो, इसको एक बार मनन भी करते हो, इस पर सोचते भी हो, तो निश्चित तौर पे मान लीजिए आप सारे बच्चे कि आपका टेंस अगर बहुत अच्छा पकड़ है समझ का, तो लैंग्वेज को समझने का भी भाव ये जो है आप में नित करता है। इट विल इम्प्लांट द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज टू। ठीक है, और आपको फिर कॉमन एरर बनाना थोड़ा आसान जरूर होते जाएगा। ठीक है, अब नेचुरल इनहेरेंट क्वालिटी स्टेटमेंट में दिखना चाहिए कि क्वालिटी कैसा है। ठीक है, अब शुगर इज स्वीट। अब बताओ, शुगर का मधुर होना उसका क्या है बोलो? मीठा होना उसका इनहेरेंट क्वालिटी है। ए रोज स्मेल्स स्वीट। अब रोज जो है स्मेल जब भी है स्वीट ही करता है, कभी बीटर स्मेल होता तो शायद आप इसे रोज न कहते, या रोज कहते भी तो शायद जो है इसका गुण का व्याख्या कुछ और करते, है ना। तो अब है कि ये सारा जो है इनहेरेंट क्वालिटी की व्याख्या करने के लिए भी जो है आप सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हो। तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग आपने किस किस काज के लिए किया? यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए किया, डिफिनीशन बताने के लिए किया, प्रिंसिपल बताने के लिए किया, थ्योरी बताने के लिए किया, और अब जो है इनहेरेंट क्वालिटी बताने के लिए किया, प्रोवर्ब ऑफ सेइंग और कोटेशन की चर्चा करने के लिए किया। तो ये सारे रूल्स जो है आप याद करते चलेंगे। आप नहीं होगा तो आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं टाइम एंड टेंस फिनिश करूंगा तो आपको क्वेश्चन में दूंगा बड़े पैमाने पर, आपके एसएससी से जुड़े हुए सारे जो है क्वेश्चन दूंगा जिस नेचर का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा पैसेंस रखना है, खूब बढ़िया से पढ़ना है इसको, जितने भी रूल्स पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना है। ठीक है, अब इस चारों रूल में कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट थिंक दैट एनीबडी हैज प्रॉब्लम फ्रॉम दिस 4 रूल्स विच हैज बीन डिस्कस्ड राइट नाउ। तो अब है कि नेक्स्ट रूल में चलो। 5th रूल क्या कर रहा है? प्रोफेशनल एक्टिविटी, है ना, कोई क्या करता है। ठीक है, तो कोई क्या करता है वर्तमान में, है ना, उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो वो भी क्या है बोलो? अब माई फादर इज ए प्रोफेसर, है ना, ही इज ए टीचर, सी इज ए सिंगर। तो वर्तमान में जो कोई कार्य करता है, जिस रूप में जो उसका प्रोफेशन है ना, अगर हम प्रोफेशन बताते हैं तो निश्चित तौर पे क्या है बोलो, उसका भी व्याख्या हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। अब बेकर का काम है ब्रेड्स बेक करना, कॉबलर का काम है शूज मेंड करना। तो व्हाट इज दिस वे? ये जो है आपका प्रोफेशनल एक्टिविटी है। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी की चर्चा करने के लिए भी हम क्या लेते हैं बोलो? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटीज की बात करूं या रूटीन ड्यूटीज की बात करूं, तो नॉर्मल एक्टिविटीज जो है आपका है वेन एवर यू गो टू अ मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ ही गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। अब कोई व्यक्ति मॉर्निंग में जो है टहलने जाता है, इसका क्या है बोलो? नॉर्मल एक्टिविटी है ना, दिस इज वेरी नॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन रूटीन क्या होता है? रूटीन होता है जब हम इसमें टाइम मेंशन कर देते हैं, व्हेन वी मेंशन टाइम इन द एक्शन, है ना। तो एक्शन के साथ जब हम टाइम मेंशन करते हैं तो क्या होता है बोलो? ठीक है, तब रूटीन कहलाता है। द श्रमजीवी एक्सप्रेस लीव द राजेंद्र नगर स्टेशन एट 5:30 PM।
तो 5:30 बजे शाम में जो है आपका श्रमजीवी एक्सप्रेस क्या करती है, प्रस्थान करती है। ये रूटीन है, क्योंकि कोई भी पब्लिक को जब पता चल जाएगा कि श्रमजीवी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर स्टेशन से 5:30 बजे खुलती है, तो कोई भी पैसेंजर 5:30 बजे ही वहाँ जाएगा। ठीक है, तो रूटीन बताने के लिए टाइम मेंशन होना क्या होता है, बोलो, ज़रूरी होता है। अगर टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो हमें वो रूटीन का भाव प्राप्त नहीं होगा। वी शैल नॉट हैव द सेंस ऑफ रूटीन। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान दो। संजना इज ऑफरिंग प्रेयर टू लॉर्ड शिवा एट 5 AM। ठीक है, संजना इज ऑफरिंग प्रेयर टू लॉर्ड शिवा एट 5 AM। इसको सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, इसका आंसर आनी चाहिए, है ना। ट्राई टू आंसर दिस। ठीक है, यू गिव द आंसर। संजना इज ऑफरिंग प्रेयर टू लॉर्ड शिवा एट 5 AM। ठीक है, अब यहां पर टाइम दिया गया है एट 5 AM। ठीक है, तो संजना जो काम करती है, प्रेयर जो करती है लॉर्ड शिवा की, उसका एक निश्चित समय है, 5 बजे का समय है। मतलब इसका रूटीन है 5 बजे जो है, खास करके सुबह में लॉर्ड शिव का प्रार्थना करना, इसका क्या है, बोलो, रूटीन है। तो रूटीन की व्याख्या करने के लिए जिस टेंस का प्रयोग करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट है, जबकि आप देख लो कि यहाँ पर रूटीन की व्याख्या करने के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग किया गया। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करना आपका गलत है। इज ऑफरिंग का प्रयोग हमें नहीं करना है। इज ऑफरिंग के बजाय हमें आपको ऑफर्स का प्रयोग करना चाहिए, है ना, ऑफर्स। क्योंकि संजना जो है आपका क्या है, बोलो, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑफर्स क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। ऑफर्स प्रेयर टू लॉर्ड शिवा एट 5 AM। तो आप इस चीज़ से परिचित हो रहे हैं कि जब भी हम रूटीन की बात करेंगे टेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। नॉर्मल एक्टिविटी की बात करेंगे टेंस क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑफर्ड नहीं बेटा, ऑफर्ड नहीं, ऑफर्स, क्योंकि हम रूटीन की बात कर रहे हैं, है ना, परमानेंट रूटीन। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है शिवम हम बात कर रहे हैं रूटीन ड्यूटी का, है ना। जैसे मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ। अब वैसे ही संजना क्या कर रही है, 5 बजे लॉर्ड शिवा की पूजा करती है। कितने बजे, 5 बजे। तो ये नित्य दिन 5 बजे करती है, तो नित्य दिन करती है तो अस्थायी कार्य हुआ, तो रूटीन एक्टिविटी हुआ। तो रूटीन एक्टिविटी के लिए टेंस जो है ऑफरिंग न लेकर के हम क्या लेंगे, ऑफर्स लेंगे। ठीक है, इज ऑफरिंग जो है लिखना गलत होगा। ठीक है, इज ऑफरिंग के जगह पे हम क्या लेंगे, ऑफर्स। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही थी नॉर्मल एक्टिविटी की और रूटीन ड्यूटी की। अब मैं कहता हूं कि मैं प्रत्येक दिन सुबह में टहलने जा रहा हूं। ठीक है, तो टेम्पररी एक्टिविटी हुआ, है ना। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो भाई ये जा रहा हूँ टेम्पररी एक्टिविटी है, बोल चाल में सही है, लेकिन ग्रामेटिकली होना चाहिए। आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो ये है आपका रूटीन की बात होगी, ये आपके हैबिट की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट में जाओ, हैबिचुअल एक्टिविटी, है ना। हैबिचुअल एक्टिविटी की बात जब करते हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। वेन एवर यू टॉक ऑफ हैबिचुअल एक्टिविटी, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। तो हैबिचुअल एक्टिविटी क्या होता है, जो आदतन हम करते हैं, है ना, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो मिस्टर जोन्स ऑलवेज कम्स इन टाइम। मिस्टर जोन्स ऑलवेज कम्स इन टाइम। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, मिस्टर जोन्स हमेशा समय पे आते हैं। तो जब वो हमेशा समय पे आता है, उसका जो है लेट कभी नहीं करता है, तो उसका हैबिट है लेट नहीं करना, समय पे आना। ठीक है, तो ये हैबिट का भाव दे रहा है। दूसरा, आई यूजुअली वेकअप एट 6 इन द मॉर्निंग। मैं प्रायः सुबह 6 बजे जगता हूँ। सुबह में 6 बजे जगता हूँ, मतलब मेरा यही टाइम है जिस समय मैं जग जाता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो हैबिट। ठीक है, तो हैबिट बताने में एक चीज़ गौर करना
कि कुछ चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। देखो यहाँ पे गौर करो, ऑलवेज को मेंशन किया गया है, यूजुअली को मेंशन किया गया है, यूजुअली को, ठीक है। तो शुभम रस्तोगी यूजुअली कमिंग टू ऑफिस लेट, है ना। तो अब यहाँ इज यूजुअली कमिंग टू ऑफिस लेट सही है स्टेटमेंट, बोलो। प्राय जो है ऑफिस देर से आ रहे हैं, कि प्राय ऑफिस देर से आते हैं, तो यहाँ पे भी जो है यूजुअली कमिंग जो है आपका गलत हो गया, क्योंकि आप जब हैबिट को बताते हो, हैबिचुअल एक्शन को बताते हो, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको लिखना चाहिए था यूजुअली कम्स, लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए, यूजुअली कम्स। यूजुअली कमिंग जो है आपका क्या हो गया, गलत हो गया, यूजुअली कम्स का प्रयोग करना चाहिए। तो भाई जब भी हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं माय डियर ब्रदर, तो हैबिचुअल एक्शन का बात करने के लिए हमें सहयोग लेना पड़ता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सहयोग लेना पड़ता है। और आप देखो कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जिसका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है हैबिचुअल एक्शन की बात करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लो थोड़ा। ऑलवेज है, ऑफन है, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, वंस ए मंथ, वंस ए डे, ट्वाइस ए वीक, एवरीडे, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना। तो एवरीडे, मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, मंथ, तो इस तरीके का जो टाइम है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो मुझे हैबिचुअल एक्शन जो है बताने में सहयोग मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, मिस्टर थरूर एडमिनिस्टर्स मेडिसिन ट्वाइस टू हिज पेशेंट, है ना। तो अब है कि जो है आपके जो मिस्टर थरूर हैं अपने पेशेंट को 2 बार दवाई देते हैं। कितना देते हैं बोलो, 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी हुआ ना 2 बार। लेकिन इसमें हैबिचुअल एक्शन भी छुपा हुआ है, क्यों, क्योंकि जब भी दवाई पड़ेगा तो 2 ही बार पड़ेगा, 2 बार से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई। अब यहाँ है द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। ध्यान देना, ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीना का 1 तारीख को मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कस्टमर के साथ मीटिंग करती है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। अब बताओ, ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम भी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर एक लगा हुआ एवरी मंथ लिखा है। तो एवरी मंथ क्या दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी को क्या दर्शाता है बोलो। जब भी महीना का 1 तारीख आएगा, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करेंगे, उसके साथ कस्टमर के साथ मीटिंग करेंगे। तो ये भी आपका क्या है बोलो, हैबिचुअल एक्शन में आया। क्या है बोलो, हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन की जब बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन यहाँ देख लो, सिंपल प्रेजेंट के बजाय आप गौर से देखो इज मीटिंग का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया है, किया गया ना। तो यहाँ इज मीटिंग के बजाय जो है हमें क्या लेना चाहिए था, मीट्स लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए बोलो, मीट्स। अब पढ़ो, द मैनेजिंग डायरेक्टर मीट्स द कस्टमर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, है ना, ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। मैनेजिंग डायरेक्टर कस्टमर के साथ महीने के पहले तारीख को, है ना, क्या करती है, मीटिंग करती है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप देखें तो निश्चित तौर पे माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हर एक रूल पे क्वेश्चन जो है बनता है और बनेगा, और क्वेश्चन आता है ना। अब ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन जो है आपका, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसी नेचर का क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछता है और पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से है तो देख लो, हैबिचुअल एक्टिविटी पे आधारित है। किस पे आधारित है, हैबिचुअल एक्टिविटी पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे फ्यूचर प्लान का, प्रोग्राम का, है ना। यू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम, प्लान्ड एक्शन जो है जिसको कहते हो। अब मान लो फ्यूचर प्लान कहते किसको है ना। व्हाट इज फ्यूचर प्लान, जो काम हम अभी नहीं करते हैं आने वाले भविष्य में करेंगे, अभी नहीं करेंगे आगे आने वाले भविष्य में करेंगे, ठीक है। अब है कि यहाँ पर मान लो कोई काम मुझे आज नहीं करना है, कल करना है, ठीक है, लेकिन उसकी प्लानिंग अभी कर लेते हैं। तो जब वी शैल हैव ए प्लान फॉर द एक्शन विच विल टेक प्लेस टुमारो, तो ऐसे फ्यूचर प्लान के लिए
हम जो काम करेंगे टेंस लेंगे वो सिंपल प्रेजेंट लेंगे, लेकिन फ्यूचर प्लान की चर्चा करने के लिए याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में जो है फ्यूचर से संबंधित समय का चर्चा होना चाहिए ना। जैसे मैं बता दूं कि अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हो, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 ले रहे हो, ऑब्जेक्ट ले रहे हो या और भी कुछ ले रहे हो, है ना, उसके बाद जो है टाइम कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, है ना। और ये टाइम जो होगा वो फ्यूचर टाइम होगा, प्रेजेंट टाइम से संबंधित नहीं होगा। क्या होगा? फ्यूचर टाइम से होगा। तभी हम जो है फ्यूचर प्लान और प्रोग्राम की बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, फ्यूचर टाइम के लेकर के मैं बात करूँ तो टुमारो का प्रयोग हो सकता है, नेक्स्ट डे का प्रयोग हो सकता है, नेक्स्ट वीक का प्रयोग हो सकता है, नेक्स्ट मंथ का प्रयोग हो सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में लोगे तो मान लो कोई कार्य आने वाले 25 अक्टूबर को हो सकता है, या आने वाले सोमवार को हो सकता है, या मंगलवार को हो सकता है, ठीक है, या किसी खास टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम में 9 बजे हो सकता है, 12 बजे हो सकता है, या दोपहर में, या आने वाले मार्च में हो या मई में। तो मतलब फ्यूचर को रेफर करना चाहिए, इसमें लास्ट नहीं लगाना होना चाहिए, क्योंकि लास्ट लगा दोगे तो पास्ट हो जाएगा, है ना। आने वाले फ्यूचर टाइम, तो जब टाइम मेंशन करोगे, खास करके मैंने क्या कहा कि जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ले रहे हो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद टाइम का चर्चा दिखना चाहिए। अगर टाइम का चर्चा नहीं करोगे तो इसमें फ्यूचर एक्शन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो माय डियर ब्रदर, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी लैंड्स इन क्रोएशिया एट 8 AM, है ना। तो इसका अर्थ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी जो है क्रोएशिया में 8 बजे लैंड करेंगे। उसके बाद 2 घंटा वहाँ ठहरेंगे। 2 घंटा ठहरने के बाद वो क्या करेंगे? 11:30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सब में जो है समय का चर्चा किया गया, है ना। यू हैव मेंशन्ड टाइम। अगर टाइम मेंशन नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर प्रोग्राम या प्लान का प्रयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है। एडवर्बियल टाइम रिलेटेड टू बी यूज्ड इन सच सेंटेंस टू रेफर फ्यूचर एक्शन और प्रोग्राम। तो ये ध्यान रखना, फ्यूचर प्लान का जब भी काम करो, चर्चा करो या इस पर कोई वाक्य बनाओ तो इसमें जरूर देखना या मेंशन करना कि फ्यूचर का समय है दिया हुआ या नहीं। अगर फ्यूचर का समय दिया हुआ नहीं है तो फ्यूचर प्रोग्राम के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा है सीरीज ऑफ एक्शन। सीरीज ऑफ एक्शन मतलब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन, है ना। तो जब एक के बाद दूसरा कार्य हो, लगातार हो, तीसरा कार्य हो, उसी के बाद हो। अगर कोई कार्य का सीरीज ऑफ एक्शन या सीक्वेंस ऑफ एक्शन है मिस्टर पुष्पेंद्र, तो निश्चित तौर पे इसमें जो है आपका जो टेंस होना चाहिए वो सीरीज ऑफ एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट का होना चाहिए, है ना। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द एथलेटिक मीट एट 8:15 AM। तो 8:15 पे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? एथलेटिक मीटिंग को इनॉग्रेट्स करते हैं। विजिट्स द वार मेमोरियल हॉल एट 10 AM। 10 बजे जो है वार मेमोरियल हॉल को विजिट करते हैं और फिर लंच के लिए फ्लाई कर जाते हैं। तो अब बताओ ये 3 में एंड से जुड़ा हुआ एक्शन है, ध्यान दो। पहला एक्शन भी जो है आपका इनॉग्रेट्स क्या है बोलो? V5। आपका जो है विजिट्स भी क्या है बोलो? V5। आपका फ्लाइज भी क्या है बोलो? V5। तो इसमें एक और रूल निकल के आया, सीरीज ऑफ एक्शन। क्या निकल के आया? सीरीज ऑफ एक्शन। तो जब प्रेजेंट में सीरीज ऑफ एक्शन की बात हो, एक से अधिक कार्य जो है लगातार अगर होते हैं, तो वैसे अवस्था में भी जो है आपका टेंस क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका टेंस क्या निकला? आपका सिंपल प्रेजेंट। अब इसी के आधार पे यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया, इसको बनाइए, ठीक है। ठीक इसी के आधार पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड कंप्लीटली ऑन दिस रूल, ठीक है। शिवम आंसर फास्ट, ऑल द बॉयज। तो अब यहाँ पे सारे वर्ड जो है, सारे बॉयज जो है इसको बनाए, सबका आंसर आना चाहिए। ऑल ऑफ यू सेंड योर आंसर इफ यू हियर मी, ठीक है। द एंग्री वर्ड फ्लैप, ध्यान दो, यहाँ से देखो सब फ्लैप शब्द को अंडरलाइन किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लाइज को मैंने अंडर जो है सर्कल किया, रिटर्न्स को सर्कल किया, है ना। ये तीनों को सर्कल मैंने किया। क्यों सर्कल किया है ध्यान दो। यहाँ रिटर्न्स क्या है बोलो? V5, ठीक है।
फ्लैज क्या है बोलो V5, ठीक है, और फ्लैप क्या है बोलो V1। हमारा सब्जेक्ट क्या है बोलो एंग्री वर्ड, एंग्री वर्ड, एंग्री वर्ड क्या है बोलो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, तो ये भी क्या होना चाहिए सिंगुलर। तो आपका जो आंसर है वो क्या है बोलो फ्लैप गलत है। एंग्री वर्ड के बाद जो है द एंग्री वर्ड आप लिखे थे, एंग्री वर्ड के साथ जो है आपको फ्लैप्स लिखना होगा, क्योंकि जो है एंग्री वर्ड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तब जाकर के सीक्वेंस ऑफ एक्शन बनेगा। तो एंग्री वर्ड फ्लैप्स, ठीक है, हर विंग्स फ्लाइज ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स, ठीक है, एंड रिटर्न्स। तो एंग्री वर्ड जो है थोड़ा दूर जा करके वापस आ जाता है, तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन के लिए हम क्या लेंगे सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। दूसरा इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट। तो इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट क्या होता है बताओ, जो वर्तमान में हम देखते हैं, जो वर्तमान में होता है, जो अभी आंखों देखा हाल है ना, कमेंट्री की बात हो, रनिंग कमेंट्री की बात हो, या डेमोस्ट्रेशन की बात हो, या अचानक जो है एक्सक्लामेशन की बात होती है, तो ऐसे कार्यों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे रनिंग कमेंट्री है, आंखों देखा हाल भी आप क्रिकेट फील्ड से देखते हो। क्रिकेट तो क्या होता है, जिस समय क्रिकेट खेला जाता है उस समय जो है उसको कमेंट्री बॉक्स से बोला जाता है, और उसमें बोलने के लिए लैंग्वेज के साथ जो टेंस का प्रयोग होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो सिंपल प्रेजेंट का होता है। किसका होता है, अगर पास्ट का दिखा रहा होता है तब पास्ट का होता है, लेकिन वर्तमान में जो वहाँ घटना घटती है, सचिन कम्स ऑन द क्रेज, इट सीम्स दैट ही इज रेडी टू हिट द बॉल, ये सारा जो है तो रनिंग कमेंट्री के लिए सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, है ना। और इसी को हम जो है इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट कहते हैं, जो वर्तमान में जो कमेंट करते हैं, देख करके आंखों देखा हाल बताते हैं, इस चीज़ को ही इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट कहते हैं। जैसे बुमराह नीड्स द बॉल, है ना, एंड पुट्स इट इनटू द नेट। तो अब है कि बुमराह क्या करता है, बॉल को पिक करता है, नेट में डाल देता है, तो ये आंखों देखा। विराट हिट्स द बॉल, विराट जो है बॉल को हिट करता है और सिंगल रन के लिए क्या करता है बोलो दौड़ जाता है। तो भाई रनिंग कमेंट्री के लिए जो है भी आप क्या करते हो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हो। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, है ना, एक्सक्लामेशन का भाव व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का लेते हैं। हियर कम्स आवर पीएम, हियर कम्स आवर पीएम, क्या यहाँ हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। तो इस तरीके का भाव, क्या यहाँ बस रुकती है, ठीक है, क्या यहाँ एरोप्लेन उतरती है। तो ये जो आपका एक्सक्लामेशन का सेंस है, इसके लिए भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हेयर कम्स आवर पीएम, एक जो है क्या है बोलो एक्सक्लामेशन को दर्शाता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए भी जो है सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, है ना, सिंपल प्रेजेंट का। तो आपने देखा कि बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिसकी व्याख्या करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, है ना, विच आर डिस्क्राइब्ड थ्रू द रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो जब तक हम जो है टेंस पे पूरा जो है कमांड नहीं होता है, हम अच्छे ढंग से जो है दिए गए क्वेश्चन के भाव को नहीं पकड़ पाएंगे। वी शैल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, इन दैट केस हाउ इट माइट बी पॉसिबल टू गेस द आंसर, ठीक है, टू रीच टू द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है एक एक वर्ड को जो है देखना, एक एक रूल को, ठीक है। अब हिस्टोरिक प्रेजेंट ले लो, कोई घटना पास्ट में घटी, है ना, एन एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, लेकिन उसको रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, यू वांट टू एक्सप्रेस द पास्ट इवेंट, है ना, इन इंटरेस्टिंग मैनर, ठीक है। तो वैसे अवस्था में उसको नैरेट करने के लिए, पास्ट इवेंट की व्याख्या करने के लिए जो टेंस लेते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ देखो, सिंपल प्रेजेंट यूज इंस्टेड ऑफ पास्ट टू गिव विविडनेस। विविडनेस का अर्थ क्या हुआ, अस्पष्टता, ठीक है। अब अस्पष्टता किस चीज में, नैरेट करने में, किस चीज को नैरेट करने में, पास्ट इवेंट्स। तो पास्ट की घटनाओं को नैरेट करने में जो अस्पष्टता हो, ठीक है, उसके लिए जो है सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे कि एग्जांपल देख लो, चंद्रगुप्त मैरिज द ओनली डॉटर ऑफ धनानंद
एंड सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेटनेस। तो धनानंद और चंद्रगुप्त में क्या संबंध था बताओ? तो भाई धनानंद जो था वो चंद्रगुप्त का घोर दुश्मन था, ठीक है। लेकिन जब चंद्रगुप्त ने जो है मगध पे विजय प्राप्त किया, उसके बाद जो है उसकी पुत्री धनानंद की पुत्री से शादी किया, और शादी करने के बाद उसको दुश्मन के जैसा ट्रीट करता तो फिर शादी नहीं करता। तो उससे शादी कर करके उससे अपना करके उसने जो है अपने महानता का क्या किया, परिचय देता है। तो यहाँ पर कहता है चंद्रगुप्त जो है धनानंद की एकलौती बेटी से शादी कर करके अपने महानता को स्थापित करता है, अपने महानता को स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये घटना कब की है भाई? पास्ट की है, लेकिन हम इसकी व्याख्या कहाँ कर रहे हैं बोलो? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग ऐतिहासिक जो है घटनाओं का जिक्र करने के लिए भी करते हैं, ताकि उसको सुनने में जीवंतता बना रहे, है ना। क्या बना रहे? स्टोरी को सुनने में जीवंतता बनी रहे। इंडिया विंस फ्रीडम। अब बताओ इंडिया स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। तो बीकेम फ्री लिखना चाहिए, वॉन फ्रीडम लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों लिखा? तो भारत 1947 में स्वतंत्र होता है, और ये जो है संविधान सभा की स्थापना करता है देश के लिए कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो स्वतंत्र होने के बाद क्या करता है भाई? तो संविधान सभा का निर्माण करता है, क्या, किस लिए? टू फ्रेम लॉ फॉर द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, विंस जो है आपने क्या लिया? V5। कॉन्स्टिट्यूट्स आपने क्या लिया? V5। ये दोनों जो है प्रयोग क्या है बोलो? सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग जो है हम और भी कार्य के लिए करते हैं। और भी देख लो, द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट्स इन 1914 एंड लास्ट इन 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट्स फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 में शुरू होता है और 1918 में समाप्त होता है। तो इस तरीके से आप क्या कहना चाह रहे हो कि हिस्टोरिक प्रेजेंट मतलब हिस्ट्री को वर्तमान में रोचक बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। अब अगर यहाँ लिख देते द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914 एंड लास्ट इन 1918, तो ये भी वाक्य क्या होता? गलत हो जाता, ठीक है। तो और उसमें अगर लिखते भी ये चीज़ कि द फर्स्ट वार स्टार्टेड इन 1940 शुरू हुआ था एंड लास्टेड इन, तो गलत नहीं होता, लेकिन वो वर्तमान की बात नहीं बताता, वर्तमान में उसको सुनने लायक नहीं बनाता। वो घटना पास्ट की हो जाती। कहाँ हो जाती? पास्ट की हो जाती। विथ वर्ब्स एक्सप्रेसिंग ऑनरशिप और रिलेशनशिप। एक चीज़ और बात याद रखो, इसको ढंग से देखो, जो बताता हो ऑनरशिप और रिलेशनशिप, तो भाई कुछ क्रियाएं ऐसा है जो स्वामित्व बताता है, संबंध बताता है। स्वामित्व और संबंध बताने वाले क्रियाओं के साथ भी हम क्या करते हैं बोलो? सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, है ना। स्वामित्व बताने वाले वाक्य के साथ भी और रिलेशन बताने वाले वाक्य के साथ भी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। द हाउस बिलोंग्स टू मी। द हाउस बिलोंग्स टू मी। अब बताओ, ये घर मेरा है, ठीक है। दिस सी है टू ब्रदर्स। उसके दो भाई हैं। दो भाई क्या हुआ? होने का भाव है, पोजेशन का भाव है ना। रामू ओज मी RS 5000। रामू जो है मेरा कितना लिया हुआ है बोलो? 5000 रुपया लिया है, ठीक है। तो भाई ये सारा जो है आपका रिलेशन की बात करता है, ठीक है। विथ ए वर्ब और परसेप्शन की बात करो, तो वर्ब और परसेप्शन क्या होता है? वैसी क्रिया जो हम मस्तिष्क से करते हैं, द एक्शन विच वी डू फ्रॉम आवर माइंड। तो उस कार्य को करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एक्शंस की बात मैं करूं, तो फील एक्शन है आपका, है ना, जो दिमाग से सोचते हैं आप। हियर है जो आप अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, कान। स्मेल है, टेस्ट है, सी है, नोटिस है। ये सारा काम आप अपने इंद्रियों के जरिए करते हैं। तो जो कार्य आप अपने इंद्रियों के कॉग्निटिव जो है ऑर्गन से करते हैं, है ना, तो वो सारे कार्य की व्याख्या हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। बी हियर रीमा शाउटिंग एट हर एलिंग मदर, है ना। हम लोग सुनते हैं कि रीमा क्या करती है? अपने बीमार माँ पे चिल्लाती है। बी हियर, है ना, बी आर हियरिंग नहीं, बी हियर।
हम लोग सुनते हैं रीमा क्या करती है, अपने बीमार माँ के ऊपर चिल्लाती है, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब यहाँ स्मेल क्या है बताओ, स्मेल आपका कॉग्निशन है, बॉडी ऑफ पार्ट है ना, खास करके नोज जिसके जरिए हम किसी चीज़ के स्मेल को समझ पाते हैं। तो इंद्रियों से जिन भी कार्यों को संपादित करते हैं, हमारे इंद्रियां क्या हो गया, 5 इंद्रियां तो है, जिसमें एक मस्तिष्क की बात कर लो, हियरिंग पावर की बात करो, स्मेल की बात करो, टेस्ट की बात करो, सी की बात करो, तो ये सारा क्या है बोलो, ये सारे हमारे इंद्रियों के द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या करता है। द रोज स्मेल स्वीट, तो रोज जो है क्या है बोलो, मधुर स्मेल देता है। तो भाई इंद्रियों से जुड़े हुए कार्य की व्याख्या जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अब यहाँ देखो, मोना प्रीफर्स वॉकिंग इन द एलिजाबेथ गार्डन बिकॉज ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट। अब बताओ, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है आर स्मेलिंग स्वीट या स्मेल स्वीट, तो यहाँ पर आर स्मेलिंग के बदले क्या होना चाहिए, स्मेल होना चाहिए, क्योंकि फ्लावर जो है प्रोग्रेसिव टेंस में स्मेल नहीं देते हैं, उनका स्मेल देने का कोई क्रिया नहीं है कि कुछ देर चला कुछ देर बंद हुआ, क्योंकि वो इनहेरेंट क्वालिटी है। फूल का स्मेल देना कैसा क्वालिटी है, इनहेरेंट क्वालिटी है, और इनहेरेंट क्वालिटी है तो वैसे अवस्था में यहाँ पर टेंस क्या रहना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट रहना चाहिए, है ना। फ्लावर स्मेल्स स्वीट मैंने पढ़ाया भी था कि इनहेरेंट क्वालिटी के लिए क्या लेंगे बोलो, सिंपल प्रेजेंट लेंगे। तो मोना क्या प्रेफर्स वॉकिंग इन द एलिजाबेथ गार्डन, मोना प्रेफर करती है एलिजाबेथ गार्डन में जो है टहलने का, क्योंकि वहाँ के जो फूल हैं मधुर स्मेल देते हैं। मधुर स्मेल दे रहे नहीं, मधुर स्मेल देते हैं, स्मेल मधुर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का भाव के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा बहुत सारा जो है हम लोगों ने रूल डिस्कस किया, और आज जो है लास्ट रूल में हम काम करेंगे। वो ये सबसे अहम रूल है जिस पर आपका सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसको याद कर जाना है सारे बच्चों को। ऑल ऑफ यू विल मेमोराइज दिस रूल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा कंडीशन भी बताता है, क्या बताता है, कंडीशन। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू डिस्क्राइब कंडीशन। कंडीशन जब बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसमें अपने साथ सिंपल फ्यूचर का भी प्रयोग करता है। तो सिंपल प्रेजेंट यूज भी सिंपल फ्यूचर टेंस टू डिस्क्राइब कंडीशन। अब इसमें जब दोनों का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल फ्यूचर के साथ प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपके 2 प्रकार के क्लाउज बनते हैं। एक सिंपल प्रेजेंट के द्वारा जो क्लाउज बनता है उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, और सिंपल फ्यूचर के द्वारा जो क्लाउज बनता है उसे मेन क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, मेन क्लाउज। तो 2 तरीके का क्लाउज इसमें बनता है, और दोनों क्लाउज का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें कंडीशनल क्लाउज मिलता है। क्या मिलता है, कंडीशनल क्लाउज। तो यहाँ पर देख लो क्या है, इफ है, व्हेन है, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस। इसके साथ जो है हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये पार्ट जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज क्यों कहलाया, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के से, ये सारे जो हैं ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लाउज बनता है ना, उसके द्वारा जो बनाया गया क्लाउज है उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में सबऑर्डिनेट क्लाउज को कहाँ रखना है, सिंपल प्रेजेंट में, और मेन क्लाउज को कहाँ रखना है, सिंपल फ्यूचर में। याद रखना, अगर हम मेन क्लाउज को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं और सबऑर्डिनेट क्लाउज को सिंपल फ्यूचर में रखते हैं, अगर ऐसा होता है तो गलत होगा, उससे कंडीशनल भाव सेंस प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से जो है थोड़ा देख लो, इफ यू कम ऑन टाइम, इफ यू कम ऑन टाइम, ठीक है, आई शैल टीच यू। तो यहाँ इफ यू कम ऑन टाइम आप देख लो, ये क्या है बोलो, आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज जो आपका है उसका टेंस क्या है, गौर करो, देखो कोई गड़बड़ी है क्या, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को सिंपल प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, है ना। और आ जाओ इधर,
ए है आपका मेन क्लाउज, आई शैल टीच यू क्या है बोलो, मेन क्लाउज। तो मेन क्लाउज को आपका सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, है ना, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका व्यवहार होना चाहिए। अगर इस तरीके से इसका प्रयोग नहीं होता है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, गलत होगा, इट विल बी इनकरेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन बनाना है तो बना करके देखो, यहाँ मैं देता हूँ सारे बच्चों को। Unless you don't work incessantly, you will not succeed in your एग्जाम। ठीक है, तो वह अनलेस यू डोंट वर्क इंसेसेंटली, जब तक तुम जो है लगातार काम करोगे नहीं, है ना, तुम अपने एग्जाम में सफल नहीं होगे। तो अनलेस यू डोंट वर्क इंसेसेंटली में क्या गलत है ये बताओ। तो आपका अनलेस यू डोंट वर्क इंसेसेंटली, व्हाट इज दिस, ये आपका क्या है बोलो, सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या है बोलो, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। और आपका ये क्या है बोलो, मेन क्लाउज है। तो मेन क्लाउज कहाँ होना चाहिए बोलो, सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। ठीक है, अब है इसके अलावा जो है यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है बताओ, व्हाट इज द मिस्टेक दैट इज हियर। तो अनलेस के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, भी नेवर यूज, है ना, नॉट आफ्टर अनलेस, याद रखना। अनलेस के बाद, है ना, के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है ना, नॉट का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ डू नोट को हटाना है। ठीक है, आप डू नोट हटा दोगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर और भी क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, ओके, तो फिर हम आपसे जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज सिंपल प्रेजेंट टेंस सारा रूल्स मैंने आपको बताया, और इसको एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ो। ठीक है, तो इसी तरीके से डिटेल्स में मैं जो है और भी टेंस की चर्चा मैं करूँगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि सारा रूल्स जो है आप एक बार ढंग से पढ़ लो तो आप लोगों को कॉमनर बनाने में कोई ख़ास समस्या नहीं आएगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे।